पर इसके लिए परेशान ना रहे। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, कई बार परफेक्शन का भी प्रेशर बन जाता है और हर काम व्यवस्थित किया जाए इसका इतना दबाव बनता है कि उसमें जब उसमें दिक्कतें आती है तो लोग उदास होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ये समय परफेक्शन का है, लेकिन इस गुणवत्ता को दोस्त ना बना ले। परफेक्शन की ज़रूरत 2 स्थानों पर होती है, एक घर में और एक घर के बाहर। यहाँ देखिए क्या कि घर में महिलाओं पर परफेक्शन अत्यधिक दबाव है। काम-काज की दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ताबड़तोड़ काम करते हैं, वहाँ भी दबाव है। ध्यान रखें, अपना स्वभाव ऐसा बनाएँ कि हम तो परफेक्शन से काम करेंगे, दूसरा सहयोग दे तो अच्छा, अन्यथा उसके देखिए अपना स्वभाव ऐसा बनाएँ कि हम तो परफेक्शन से काम करेंगे, दूसरा सहयोग दे तो अच्छा, अन्यथा उसके असहयोग, असहमति के कारण हम उदास नहीं होंगे। ठीक है। जो लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, जब उनकी उम्र धीरे-धीरे बढ़ती है तो उदासी उनको घेर लेती है, क्योंकि सब उनके अनुसार नहीं चलते हैं। उदासी भी 2 तरह की है, एक वर्ष भर रहने उदासी, दूसरी जीवन भर। देश में लगभग 6% लोग साल भर उदास रहते हैं, 13% जीवन भर उदास है। ये चिंता की बात है, इसलिए परफेक्ट रहिए पर उदास और परेशान ना रहें। फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए कोख ना होती तो महिला महिला दुनिया की हर आफत से आज़ाद होती। यहाँ बहुत अच्छा आपको है। देखिए दुनिया की हर घटना, दुर्घटना, युद्ध और झगड़े का संताप एक अकेली महिला ही क्यों झेले। देखिए एक खास बात है कि यहाँ पर क्या है कि पिता, पुत्र, पति सबके मरने पर भी उसी की हड्डियाँ और चूड़ियाँ तोड़ी जाती है, और ये नुकसान फ़ायदे के हर मौके पर भी उसी को ताना मारा जाता है बिना किसी श्रेय के। क्यों? फिर मन में आता है कि दुनिया भर का सारा झगड़ा, तमाम तोहमतें क्या एक कोख के कारण ही है। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, मरी कोख ना होती तो स्त्री दुनिया की हर आफत से आज़ाद हो जाती। हम पुरुषों ने हमेशा से महिलाओं को कभी ढाल बनाया, कभी तलवार। असल में लड़ना भी उसे ही पड़ा, कटना भी उसे ही पड़ा, और मर तो वो जाने कब से ही है। रबड़ के पैरों पर हमने उसके लिए सूलियाँ टांगी। देखिए हम स्वयं को दीर्घकालीन रूप से प्रसन्न रखने के लिए शिक्षित करते हैं। एक खास देखिए यहाँ पर क्या कि एक श्लोक है, क काल कानी मित्राणि क देशो। देखिए काल कानी मित्राणि क देश क व्यायागमो कच्चाह का च मे शक्तिरीति चिंत्यम मुर्मुहुः। अर्थात इन बातों बारंबार विचार करें, उचित समय, उचित मित्र, उचित स्थान, आय और व्यय के उचित साधन और शक्ति के उचित स्रोत पर। आगे कहा गया क्या, देखिए ऐसा नहीं कि हमारे घर या स्कूल में रात दिन ये श्लोक जपते थे, लेकिन हम घर में मितव्ययता का अभ्यास जरूर करते हैं, जो कि इस श्लोक का सार है। उस पूरे समाज में ही किफ़ायत के उच्चारण परिचित था, और टूथपेस्ट को कंघी से दबा कर निकालने की कोशिश करने वालों को एक खिल्ली नहीं उड़ाता था। अब आगे यहाँ देखिए गया, पुराने ज़माने से वास्ता रखने वालों में से हम में से कुछ वरिष्ठ जन यह मान सकते हैं कि प्रसन्न रहने या कोई ऐसी संपत्ति लेने के लिए जिसका मूल्य आगे चलकर घटता हो, कर्ज लेना किफ़ायती जीवनशैली नहीं है। कर्ज लेने की स्थिति में हम हमेशा अपनी खर्चीली आदतों के बारे में 2 बार सोचते हैं। हम इसे अमेरिकी जीवनशैली समझते हैं। 1960 के दशक में 269 रुपये का गैस स्टोव कनेक्शन लेने के लिए हमें 3 महीनों तक बचत करनी पड़ती थी। निष्कर्ष है कि हम स्वयं को दीर्घकालीन रूप से प्रसन्न रखने के लिए शिक्षित करते हैं, अस्थायी सुखों के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप कहा गया है कि हम स्वयं को दीर्घकालीन रूप से प्रसन्न रखने के लिए शिक्षित करते हैं, अस्थायी सुखों के लिए नहीं। हमारी आमदनी तो सही होनी ही चाहिए, लेकिन खर्च भी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए हम धन भागी नहीं, अवसर भी है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए धन भाग ही नहीं, अवसर भी। अगर आप कम धन में अधिक धनी होने का आभास चाहते हैं तो एक सरल तरीका है दान करना। फिर आपको आगे यहाँ पर है, दान में 4 बातें आती है। संतोष, ईश्वर, स्मरण, त्याग और सेवा। इन चारों से उपजती है खुशी, दान और खुशी का गहरा संबंध। पश्चिमी देशों और हमारे भारत में दान में अंतर है। वहाँ दान धन और कर का एडजस्टमेंट होता है, हालांकि इसकी झलक अब भारत में भी दिख रही है, लेकिन हमारी संस्कृति में दान आचार, व्यवहार और संस्कार है।
देखिए जो खुश है, देखिए आपके पास दौलत कम है ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस दान की वृत्ति बनाए रखे। जो खुश है वो अमीर है। जो खुश रहने के सूत्र हमारे भीतर समाये हैं। हमारे अलावा ना हमें कोई खुश कर सकता, ना ही हम दुखी। हम दूसरों में खुशी ना ढूंढे, वरना उधार मिला सुख बहुत जल्दी दुख में बदलता है। एक बहुत अच्छी बात कहा, विनम्रता। देखिए विनम्रता स्वभाव में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए विनम्रता स्वभाव में होनी चाहिए, विनम्रता स्वभाव में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। विनम्रता स्वभाव में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ आपको कहा गया है। विनम्रता, देखिए विनम्रता हमारा स्वभाव होना चाहिए, विनम्रता हमारा स्वभाव होना चाहिए, ना आदत और ना नहीं दिखावा रहे। विनम्रता हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये ना आदत हो, और ये ना आदत और ना ही दिखावा रहे। क्योंकि आज मनुष्य को अपनी छवि, अपने व्यक्तिगत का प्रदर्शन करना होता है, अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना होता है, इसलिए दिखावे का महत्व बढ़ता जा रहा है। अपने से बड़े के सामने विनम्र होना मजबूरी है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, समकक्ष के सामने विनम्र रहना। देखिए समकक्ष के सामने विनम्र रहना अभिनय हो जाता है। हम हनुमान जी हमें हनुमान जी से सीखे कि उनके लिए विनम्रता स्वभाव थी। अब आगे हम देखिए यहाँ पे कहा गया क्या कि तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय। देखिए भांति विनय किन्हें हनुमान। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि मैं कुछ दिन श्री राम की सेवा करके फिर लौट आऊँगा। देखिए यहाँ हनुमान जी एक बात सिखाया कि उन्होंने सुग्रीव के चरण पकड़े, ये विनम्रता है। हनुमान जानते थे कि राजा आपका अपना एक अहंकार होता है, जिसे हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जो भी काम करे अपने स्वभाव से उस वातावरण की मर्यादा और प्रोटोकॉल को निभाते हुए करें। देखिए जिसे हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो भी काम करे अपने स्वभाव से उस वातावरण की मर्यादा और प्रोटोकॉल को निभाते हुए करें। टेक्नोलॉजी सक्षम तो बनाती है पर समाधान नहीं है, टेक्नोलॉजी सक्षम तो बनाती है पर समाधान नहीं है। देखिए यहाँ पे एक खास बात कहा गया है। यहाँ देखिए क्या कि ये दान नहीं है बल्कि बिना गिरवी का कम ब्याज का लोन है। व्यवसाय के लिए हर लोन नए सिरे से देखना होगा। जहां कर्जदार की क्या सै के रेगुलर जॉब वालों से बिन है, उन्हें उनके लिए कर्ज डिजाइन करना था जिनका बैंक खाता तो है लेकिन ज़्यादा वास्ता नहीं है और उनके बारे में बहुत कम डाटा है। उन्होंने सामाजिक संगठनों से असल ज़रूरतमंदों की जानकारी जुटाई और पुष्टि की प्रोफाइल वेबसाइट पर डाली। कोई भी उनमें से किसी को भी लोन दे सकता है और लोन जारी होने से लेकर वापसी तक का हर कदम ट्रैक कर सकता है। फिर देखिए यहाँ पे एक संस्था का नाम। अब देखिए निष्कर्ष ये हुआ कि टेक्नोलॉजी लोगों की बहुत मदद करती है। बहुत अच्छी बात कहा। निष्कर्ष ये हुआ कि टेक्नोलॉजी लोगों की बहुत मदद करता है पर यह समाधान नहीं है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करता है पर यह समाधान नहीं है। वह समाधान वास्तव में वही है जो हम ज़रूरतमंदों को प्रदान करते हैं। देखिए अधिकार संपन्न को विनम्र बने रहना भी जरूरी है। ये बात आपके यहाँ पर अच्छी बात कही। अधिकार संपन्न लोगों को विनम्र बना रहना भी जरूरी है। फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पे है देखिए यहाँ पे एक खास बात का, अंधे को कभी भी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। अंधे को कभी भी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। वैसे ही अधिकार संपन्न को अति विनम्र होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा गया। अंधे को कभी भी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। वैसे ही अधिकार संपन्न को अति विनम्र होना ही चाहिए। श्री राम अत्यधिक विनम्र थे और अपनी ही विनम्रता उन्होंने अपने साथ रहने वालों के भीतर भी उतार दी। अब यहाँ देखिए एक इसमें तो महत्वपूर्ण। फिर अति आदर सब कपि पहुँचाए। देखिए तुलसीदास जी ने लिखा, अति आदर सब कपि पहुँचाइए भाईन सहित भरत पुनि आए। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। श्री राम ने भरत से कहा, मैं भले ही ना जा पाऊँ पर आप इन्हें बाहर तक छोड़ कर आइए। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया कि हमने हमारे भारत के परिवारों में से पहले से यही नियम चला आ रहा है कि जब कोई अतिथि आता है तो हम उसको बाहर से लेकर भी आते हैं और छोड़ने के लिए बाहर तक भी जाते हैं। अतिथि को विदा करते समय कि फिर आना, जैसे भारत के परिवार का मंत्र था। देखिए अच्छी पेरेंटिंग रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट में मदद जैसी। देखिए 14-15 साल के ऐसे कम से कम 3 बच्चे जानता हूँ जो 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसे ही बच्चे के माता पिता थोड़ा राहत में थे। उनका बच्चा संजीदगा हो गया था पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा।
वे गुस्सैल चिड़चिड़ा हो गए। वे गुस्सैल चिड़चिड़ा हो गए। स्कूल में साथियों से, घर में माता-पिता से अक्सर झगड़ने लगा। बाकी चीज़ों में रुचि कम होती चली गई। अब उसने मेहमानों के सामने ही माता-पिता की अवज्ञा शुरू कर दी। एक तो व्यवहार, ऊपर से गणित में कम रुचि, कारण उसके लिए मेडिकल पेशेवर की मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने पाया कि इन दिक्कतों के पीछे कई कारण थे। माता-पिता चिंतित थे कि इसे कैसे निपटें। तभी कोविड आ गया और उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल गया। ये उनकी उम्मीद की करें, जैसे वैसे उसके साथ अच्छा समय बिताने लगे। वे साथ खाते, कि बैडमिंटन खेलते, ऑनलाइन काम के बाद उन्होंने बच्चे से अच्छा बॉन्ड बनाने की ईमानदारी ऑनलाइन काम के बावजूद उन्होंने बच्चे से अच्छा बॉन्ड बनाने की ईमानदार कोशिश की। बिना स्क्रीन के दोनों में से कोई एक हमेशा उसके साथ होता। उन्होंने बिना मोबाइल के 2 घंटे फैमिली टाइम तय किया। माँ ने उसे माइंडफुलनेस, प्राणायाम, गुस्सा संभालने वाली गतिविधियों में व्यस्त किया। वहीं पिता ने उस समस्या को सुलझाने वाली चीज़ों में शामिल किया। कोविड में अखबार में आने वाली सैकड़ों नकारात्मक खबरें, उनके समाधान से पिता को मदद मिली और बच्चे को परेशानियां गिनाकर उससे मुमकिन समाधान सोचने के लिए कहा। इससे उसका बाकी का व्यवहार बदल गया, पर मोबाइल की लत के चलते गणित में कम अंक बड़ी चिंता बने हुए थे। मोबाइल उसे परेशान कर रहा था और उसके प्रयासों के बावजूद कम अंक होते गए। तभी इस्तीफा सुने एक व्हाट्सएप कमेटी का पता चला, लेकिन केरल के यहाँ पर देखिए उसका महत्वपूर्ण। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे जो खास बात कहा कि बच्चे के बदलते व्यवहार को काबू करने के ना सिर्फ माता पिता की भागीदारी जरूरी है, बल्कि पढ़ाई में बेहतरी के लिए उनकी कमजोरियों को ताकत में बदलना भी जरूरी है। बहुत याद रखिए, अच्छी पेरेंटिंग रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट में मदद से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे यहाँ पर जो खास बात कहा, बच्चे के बदलते व्यवहार को काबू करने के ना सिर्फ माता पिता की भागीदारी जरूरी है, बच्चे के बदलते व्यवहार को काबू करने के लिए ना सिर्फ माता पिता की भागीदारी जरूरी है, बल्कि पढ़ाई में बेहतरी के लिए उनकी कमजोरी को ताकत में बदलना भी जरूरी है। याद रखिए, अच्छे पेरेंटिंग रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट में मदद से कम नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पे जो खास बात कहा गया है, देखिए अगर आप अलग अलग सोच वाले युवा कर्मचारी को रखना चाहते हैं तो जैन जी की खुशी को बढ़ाना सीखें और कार्यस्थल को ऐसा बनाए जिससे वे प्रेरित हो। मोबाइल छूना मना है, यह ड्रेस कोड नहीं है, जैसी मुक्तापूर्ण नियम बनाकर उसकी आज़ादी ना छीने। फिर आपको आगे यहाँ पे है, आपदा के समय आपके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक यहाँ पर आपको है, देखिए एक अच्छी बात यहाँ लिखी है, देखिए आपदाएं और आपात स्थितियाँ पहले से बता कर नहीं आती, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी जो कर्मचारी अपनी संस्था के बारे में सोचते हैं उन्हें इस बात के लिए सराहा जाता है। पहले के दिनों में तो फिर भी इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन आज के दौर में तुरंत इसकी सराहना की जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए स्त्री किसी की संपत्ति नहीं, समाज की शक्ति है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए स्त्री किसी की संपत्ति नहीं, समाज की शक्ति है। बहुत अच्छी बात है। देखिए भारतीय परंपरा स्त्री शक्ति, देवी जन्मदात्री और अमेय विक्रमा, ये माँ दुर्गा का स्वरूप कभी पराजित नहीं होता रही है, परंतु कभी भी भूमि नहीं रही है जिसकी रजिस्ट्री करवाई जाए, जिस पर कोई अपना दावा सिद्ध करे। यहाँ देखिए क्या कि एक यहाँ पर कहा था कि एक ब्याहता की दो पहचान होती है, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। मांग में सिंदूर ना भरा हो और गले में मंगलसूत्र ना हो तो हम लोग समझते हैं कि यह प्लॉट अभी खाली है, जबकि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हो तो हम लोग समझ आते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी है। इन धर्म गुरु जो भी कुछ भी कहा, वो हमारे समाज में मूल रूप से आकंठ बैठी भी वही पितृ सत्तात्मक सोच है जो स्त्री के अस्तित्व को पुरुष के बगैर किसी भी रूप में देखने को तैयार नहीं होती। वो हमारे समाज में मूल रूप से आकंठ बैठी भी है वही पितृ सत्तात्मक सोच है जो स्त्री के अस्तित्व को पुरुष के बगैर किसी भी रूप में देखने को तैयार नहीं है। अब आगे हम देखिए कि जबकि वास्तविकता यह कि भारतीय संस्कृति आपको अर्धनारीश्वरवाद पर आधारित है। भारतीय परंपरा की सबसे सुखद संकल्पना, सबसे सुखद अनुभूति है कि यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे का संपूरक माना गया है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। यदि एक स्त्री के विवाहित होने पर गौरव की अनुभूति की बात समाज करता है, यदि स्त्री के विवाहित होने पर स्त्री के मर्यादित अनुभूति की बात समाज करता है, तो उतनी ही मर्यादा का प्रश्न पुरुष के साथ भी जुड़ा होगा।
सिंदूर, मंगलसूत्र यकीनन भारतीय संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग करता है और गर्व की बात है। यह एक विवाहित स्त्री की पहचान है, परंतु जिस रूप में इसे अभिव्यक्त किया गया है वह दुखद है। रजिस्ट्री का मतलब यह हुआ कि स्त्री किसी की संपत्ति हो गई है। भारतीय परंपरा में कभी इस तरह की भावना परिलक्षित नहीं होती है। भारतीय परंपरा में स्त्री शक्ति, देवी जन्मदात्री और अमेय विक्रमा माँ दुर्गा का रूप जो कभी पराजित नहीं होता रही है, परंतु कभी भी भूमि नहीं रही है जिसकी रजिस्ट्री करवाई जाए, जिस पर कोई अपना दावा सिद्ध करे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, इस तरह की मानसिकता के पीछे सत्तात्मक समाज की बहुत गहरी पैठ है। वह सत्तात्मक समाज जो स्त्री को सिर्फ दासवत के रूप में देखता है, वह मानसिकता अर्धनारीश्वर की बात नहीं करती। वह स्त्री को पुरुष के साथ जोड़कर संपूर्णता की बात नहीं करती। वह निरंतर इस बात को नहीं उठाती कि यदि पुरुष को अपनी पत्नी का साथ नहीं मिलेगा तो वह पूर्णतः अधूरा है। वह निरंतर इस बात को उठाती कि यदि स्त्री ने अपने विवाहित जीवन में परिपूर्णता हासिल नहीं की तो उसका जीवन नग्न है, उसका अस्तित्व अधूरा है। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा, लगभग हर धर्मगुरु के पास एक करिश्माई शक्ति होती है जिससे वह भीड़ को मंत्र मुग्ध करते हैं। उस मंत्र मुग्धता में स्वयं स्त्री भी इस बात से परिचित नहीं हो पाती है कि जो कहा जा रहा है वह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसका अहित कर रहा है या उसके सम्मान को बढ़ा रहा है। यह एक प्रकार का हिप्नोटिज्म है। लेकिन इसी तरह की बातों से भारत की अस्मिता को ठेस पहुंची। ऐसे में स्त्री को सम्मान दिलाने के जितने भी धर्मगुरु हैं उनका महत्वपूर्ण दायित्व है कि भारतीय परंपरा को आम जन तक पहुँचाए कि स्त्री संपत्ति नहीं है, वह शक्ति है, अपने पति के जीवन की धुरी है, अपने पति के जीवन की धुरी है। क्योंकि धर्मगुरु ने भारतीय परंपरा का प्रभाव भारतीय परंपराओं का जन जन में प्रवाहित करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। यहाँ जिन व्यक्तित्व की चर्चा हो रही वे भी भारत के एक स्थापित धर्मगुरु हैं और उन्होंने सनातनी परंपराओं का स्थापित करने का दायित्व किया है। इससे चर्चा का विषय यह नहीं कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करने की किन शक्तियों का प्रयोग किया है। चर्चा का विषय यह है कि उनके द्वारा उच्चारित हर शब्द एक आम व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। बहुत अच्छी बात कहा गया। उनके द्वारा उच्चारित हर शब्द एक आम व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है और उसके सोचने समझने की शक्ति, उसकी जीवनचर्या और उसके भविष्य को प्रभावित करती है। वह अपने परिवार में उसी तरह की परंपरा और नियमों का पालन करने को उत्साहित और उत्सुक होता है। ऐसे में धर्मगुरुओं का कर्तव्य बनता है कि वे उन वृत्तांतों को उल्लेखित करें, उन शब्दों को उच्चारित करें जो भारतीय परंपरा के अनुकूल है। उन्हें उन परंपराओं के जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। जब भगवान श्री राम को उनकी धर्मपत्नी सीता के बिना यह करने की अनुमति नहीं थी, जहाँ पत्नी के सम्मान पर चोट पहुँचने पर शिव भगवान तांडव कर लेते हैं, ऐसी परंपरा को उल्लेखित करने से लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मजाक में कदापि उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो भारतीय परंपरा विपरीत हो। भारतीय परंपरा सदैव स्त्री को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में देखती है और देवी के नाम की कभी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। भारत ही नहीं अपितु विश्व भर को इस बात का मान होगा आवश्यक कि भारत वह धरा है जहाँ शिव शक्ति की आराधना करते समय प्रथम पार्वती का नाम ओम नमः पार्वती है। देखिए, ओम नमः पार्वती पतये, देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव लिया जाता है। ओम नमः पार्वती पतये, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव लिया जाता है। तो भारतीय परंपरा में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए कोई भी वाक्यांश उच्चारित करने से पूर्व या वक्तव्य देने से पूर्व विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि हंसी ठिठोरी में भी कही गई बात भारत की महिमा, भारत की प्रतिष्ठा को हानि ना पहुँचाए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको है। देखिए, यहाँ पे खास बात कहा कि समस्या बहुत बड़ी है। आदर्श स्थिति तो यह कि अपराधी अपराध करना बंद कर दे, मगर यह तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि चाहे वह एक अपराधी हो या अपराधियों की भीड़, हो, उसके मन में कानून और समाज का डर होना चाहिए। वहीं हर देशवासी के मन में विश्वास होना चाहिए कि यदि किसी कमज़ोर के साथ जुर्म होता है तो कानून, सरकार और समाज इंसाफ की राय में उसका साथ देंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कि हर वर्ष 9 दिनों तक नारी स्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। हमारे यहाँ देखिए, आपसी संघर्ष में निशाना बनती महिला, हर वर्ष 9 दिनों तक नारी स्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। हमारे यहाँ कन्या जिमाने और उनके पैर पूजने की भी परंपरा है। एक तरह से यह त्यौहार नारी के समाज में महत्व और सम्मान को रेखांकित करता है।
देखिए यहाँ पे जो कहा कि एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार एवं मार्केट भी राजधानी इम्फाल में ही है। यहाँ की महिलाओं का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। राज्य में शराबबंदी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राज्य में जब उग्रवाद चरम पर था, उस दौरान भी महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से यौन उत्पीड़न की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। इस जातीय हिंसा ने मणिपुर में महिलाओं के प्रति सम्मान की सदियों पुरानी परंपरा को भी तार तार कर दिया। देखिए हमारे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण और छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं है, पर इस तरह के अनेक मामले सामने आते हैं। इन मामलों को बेहतर ढंग से सुलझाने के लिए भारत ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉस्को एक्ट बनाया गया। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दुष्कर्म, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा प्रदान की जाती है। आरोपी को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कहने का आशय है कि हमारे पास एक मजबूत कानून उपलब्ध है, बावजूद इसके कि ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे। इसका पता ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुष्कर्म के कुल इतना मामले आपको दर्ज हुए थे। 31,677 मामले दर्ज हुए थे। इस तरह लगभग हर घंटे औसतन 86 केस दर्ज हुए। NCRB के अनुसार वर्ष 2020 में दुष्कर्म कुल 28,046 केस दर्ज किए गए। हटाइए सब उतना महत्वपूर्ण। देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दुष्कर्म एवं हत्या, दहेज हत्या, एसिड हमले, आत्महत्या का उकसाना, अपहरण, जबरन शादी, मानव तस्करी, ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया यूँ तो भारतीय परंपरा महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया। हर वर्ष 9 दिनों तक नारी स्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। हमारे कन्या जिमा ने और उनके पैर पूजने की परंपरा है। एक तरह से त्योहार नारी के समाज में महत्व और सम्मान को भी रेखांकित करता है, लेकिन वास्तविकता में आदर का यह भाव समाज में कुछ समय तक ही रहता है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं बताती है कि हम जल्द ही इसे भुला देते हैं। फिर आगे यहाँ पर है देखिए भारत का संविधान में महिलाओं को समान अधिकार गारंटी देता है। इसके अलावा संविधान में राज्यों को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाए जाने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद देश में महिलाओं को अभी अक्सर निशाना बनाया जाता है। यहाँ देखिए क्या कि जो गरीब माता पिता को फुसला कर लड़कियों को प्लेसमेंट एजेंसी तक पहुँचाती हैं, ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती हैं। इनमें से कुछ लड़कियाँ शारीरिक शोषण तक किया जाता है। इनका न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है, काम के घंटे, छुट्टियाँ कुछ भी निर्धारित नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर है दूसरी गंभीर समस्या आपको अमानवीय व्यवहार के कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से घरेलू कामकाज नहीं कराया जा सकता। लेकिन देश में ऐसे कानून कोई परवाह नहीं करता। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के एवं दुष्कर्म की घटनाएं सब समाज को शर्मसार करती है। घटनाएं सब समाज पर एक कलंक है। सरकार और न्यायपालिका और समाज के दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दुष्कर्म की घटनाओं का कोई भी दोषी बच कर नहीं निकल पाना चाहिए। फिर आपको आगे